अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य। अनुमा जी 2027 के लिए। ओके ओके, ऑलराइट, 2027 के लिए, ठीक है। अनुमा जी, ये इंडिया गठबंधन का फैसला नीति आयोग जैसी इंपॉर्टेंट बैठक का बहिष्कार करने का और ममता दीदी का जाना, बीच में निकलना, आप कैसे देख रही हैं इसे? एक मंचे हुए पत्रकार मानव गुप्ता जी को और उनके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को उनकी धुरी से हिला दिया उत्तर प्रदेश पर सवाल पूछ के। बहरहाल, आपका सवाल आपने पूछा कि हम ममता दीदी के जाने को कैसे देखते हैं। होता यह है कि हम कई दूसरे चैनल्स पर जब जाते हैं जहां निष्पक्षता नहीं होती, जहां एंकर खुद बीजेपी के पक्ष में बोलने लग जाते हैं, तो हमें कई बार सवाल पूछा जाता है कि आप वहां जाते क्यों हैं। जाने का अर्थ यह है कि संवाद स्थापित करना। अब बाकी लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि जो हमने टीएमसी के प्रवक्ता को अभी सुना, जैसे ममता जी ने वहां जाके कहा कि ये एक नीति आयोग जो कि ब्रेन इनका थिंक टैंक कहलाता है, ये खोखली और शक्तिहीन संस्था है और इसे पूरी तरह खत्म करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो योजना आयोग था जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उन योजनाओं की समीक्षा होती थी और बाद में जहां कमी रह जाती थी अगली पंचवर्षीय योजना में उनकी खाना पूरी होती थी। अभी नीति आयोग कर क्या रहा है? पता नहीं कहां से किसी को बाहर से बुला लेता है और उससे किसान कानून बनवा लेता है। ये नीति आयोग वाकई खोखला नीति आयोग है। तो जो सबक ममता बनर्जी जी ने वहां जाकर सीखा, और वो कहकर गई थी कि मैं प्रतिनिधि के रूप में जाऊंगी, संवाद स्थापित होना जरूरी है, तो वो सबक हमारे दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग तरीके से पहले ही समझ चुके हैं। उनका भी जो शेयर है राज्यों का दिया नहीं जा रहा है, 3-3 साल से नहीं दिया गया है। और जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन के एक होने का, तो आपको याद दिला दूं, 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी जी ने जो लोकसभा में स्पीच दी थी और स्पीकर को आड़े हाथों लिया था कि कैसे 60 साल पहले पंडित नेहरू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, तो पूरी टीएमसी उस समय समर्थन कर रही थी उनकी इस बात का। तो जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है वो बिल्कुल एक साथ है। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि ममता बनर्जी जी के तथ्य जो हैं वो लॉजिक नहीं है उसमें कोई, मुझे तो उनके ही वक्तव्य सारे लॉजिकहीन लगते हैं, बिना लॉजिक के लगते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसमें जैसे हमारे दुनिया में, देश में बहुत सारे लोग होते हैं, आदमी भी होते हैं, औरत भी होते हैं, जो टीवी सीरियल्स के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे टीवी सीरियल के लोग? जो खलनायक होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि खुद ही के गलत काम करते हैं और सामने वाले पर उसी गलत काम का इल्जाम लगा देते हैं। तो अगर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है, तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि निर्मला सीतारमण जी जैसा नाटक करने वाला मैंने तो दूसरा नाटककार अभी देखा नहीं, जो लहसुन प्याज नहीं खाती, हाथ नचा नचा कर बात करती हैं। तो इस तरह से बिना लॉजिक की बातें करना केवल बीजेपी के प्रवक्ता कर सकते हैं। हम नहीं करते हैं उस तरह की बातें। और हमारे अंदर जहां तक सवाल राज्यों का है, जब राज्य के चुनाव होंगे तो हमारी प्रतिद्वंदिता है, लेकिन हम संविधान को पालन करने वाले लोग हैं, संविधान के संरक्षक। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी है ना अभी कांग्रेस पार्टी में? भारत की भावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप उसी, मैं जानती थी कि आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे। देखिए, मैं जो हमने संदेश खाली की बात देखी तो उसमें कई तरह की बातें आई। पहला, जो संदेश खाली का वीडियो लोकसभा चुनाव के पहले जारी किए गए, उसके बाद हमने वो भी देखा कि उन महिलाओं ने कहा हमें जबरदस्ती ऐसा करने को कहा गया था, पैसे दिए गए थे, जो भी कहा। उसके बाद एक तीसरी बात, तो जो हमारे लोग कार्यकर्ता जो वहां पर हैं वो उन चीजों का सच जानते होंगे। अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक पड़ताल नहीं आई है जिससे कि ये कहा जाए कि बीजेपी का वर्षन सही है या संदेश खाली का जो बाद में। तो अधीर रंजन चौधरी को भी समझा देते आप ये बात कि ये वाली लाइन लेनी है जो केंद्र के नेता लेते हैं। उनको मालूम है, देखिए ना, उनको बिल्कुल मालूम है, वो मुझसे ज्यादा मंझे हुए हैं। मैं उनके सामने, तो मैं अभी नई आई हूं कांग्रेस में, लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां बात लोकतंत्र और संविधान की है, इंडिया गठबंधन का हर सदस्य एक साथ है, और जहां बात इस तरह की लॉजिकहीन बातों करने की है तो वहां ठीक है। तो फिर ये भी एक और बार आप कह दीजिए कि बिहार और बंगाल को ज्यादा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से और भेदभाव का रवैया बाकी राज्यों के साथ अपनाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, बिहार और बंगाल बोल गए आप, बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दिया गया। 74,000 करोड़ देकर 74,000 करोड़ देकर बैसाखियां बचा रहे हैं। भाई बैसाखियां ही तो हैं, खिसक गई तो चलेगी कैसी ये लंगड़ी सरकार। इसलिए अगर उन्होंने दिया है ज्यादा, और जो वो कह रहे थे ना कि कांग्रेस की सरकारें कितने बार नाम लेती थी, कांग्रेस की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने कभी इस तरह के भेदभाव नहीं किए कि बैसाखियां बचा रही हो।
जो भी हुआ सबके लिए हुआ, केंद्र सरकार की नीतियां सबके लिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल समक्ष दिख रहा है, स्पष्ट दिखता हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, सभी ने देखा है कि केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को ही ये योजनाएं दी गई हैं, तो इसमें और वो पुल टूट रहे हैं बार बार, तो ये तो आपने भी देखा है। इसमें आप कहिए ना मेरे साथ, आप कहिए, ये सच तो आपको भी साथ में बोलना पड़ेगा। ओके, मैं चाह रहा हूं एक कमेंट आप इस पर भी कर दीजिए। ये समाजवादी पार्टी और आप भी जो इतने दिनों से मुद्दा उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, अब देखिए सारे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी की बैठक में, अब आपको आपका जवाब मिल गया, बीजेपी में सब कुछ ठीक है। देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक है या नहीं है, बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता, और बार बार जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच में जो चल रहा है वो उछल उछल के बाहर आ रहा है, हम तो वही देख रहे हैं। लेकिन जहां तक ये प्रधानमंत्री का एक और बात बोलना चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में घोषणा की। अरे भाई, चुनाव होने वाला हो और प्रधानमंत्री पहले से जाके वहां घोषणाएं ना करें, ये तो होता ही नहीं है। वो केवल उन्हीं राज्यों में जाके घोषणाएं करते हैं जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं, तो वो फिर घोषणा कराए। लेकिन इस बात के लिए भी निश्चिंत रहिएगा कि वो पूरा राज्य ही भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से खारिज करने वाला है, जैसे उसने लोकसभा चुनाव में किया। तो ये सारी बातें तो इन जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद स्टूडियो तो इनसे ना बोलिए, आपकी बारी है। देखिए मानक जी, ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं विंग कमांडर अनुपा आचार्य जी का क्या जवाब दूं, क्योंकि अक्सर जो है उनकी भाषा, चलिए आज तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अक्सर उनकी भाषा जो है बड़ा मुझे इरिटेट करती है। लेकिन मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये क्या मतलब मेरा राज्य और आपका राज्य भाषा होती है, और मुझे बताइए कि जब 11 लाख करोड़, प्लीज बीच में मत बोलिए, 11 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम हर प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं, 11 लाख करोड़, जब हम 6.22 लाख करोड़ डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, जब हम 2.1 लाख करोड़ जो है स्किलिंग और एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, जब हम 10,000 करोड़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में खर्च कर रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि मतलब इसका किस राज्य से बेनिफिट हो रहा है? हम तो देश के लिए खर्च कर रहे हैं। जब हम डिफेंस एक्सपेंडिचर पर इतना खर्च करते हैं, तो क्या हम कहते हैं कि HAL और BEL जो दो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज है उसको बेनिफिट होती है, और इसका अर्थ है कि कर्नाटक के लिए हम खर्च कर रहे हैं? हम देश के लिए खर्च कर रहे हैं, हम देश के भविष्य के लिए खर्च कर रहे हैं, जो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, बल्कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, जिसमें 182 डिस्ट्रिक्ट्स पर निरंतर काम किए जा रहे हैं, वो तो विशेष तौर पर जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी समान अवसर मिले, इस पर काम हो रहा है। तो उस सरकार पर और उस प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगना कि आप इस राज्य के लिए नहीं कर रहे, उस राज्य के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यह बहुत ही स्तरहीन राजनीति है। ओके, बहुत बढ़िया। तुहिन सिन्हा ने, अब देखिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य के गढ़ में बिल्कुल उनको चुनौती दी। अब विंग कमांडर अनुमा आचार्य खुद एयरफोर्स से आती हैं, अब डिफेंस का मसला उठा रहे हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। तुहिन सिन्हा, जवाब दीजिए। मैं एक चीज बहुत साफ बताती हूं कि ये प्रधानमंत्री सेंट्रिक हैं, लेकिन मैं देश सेंट्रिक हूं, क्योंकि मेरी सेनाओं को तबाह करने का और पूरी तरह से कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री वैसे बहुत बड़बोलेपन करते हैं, लेकिन कल शहादत के मंच पर बेहद शर्मनाक उन्होंने वक्तव्य दिया है, झूठ बोला है। और जहां तक ये डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो इनके बजट की बात बता दूं, क्या इन्फ्लेशन को केटर फॉर नहीं करोगे? आप कहते हो कि आप इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, जरा जाकर तो देखो आप कर क्या रहे हो। आप सेना का बजट वापस भी करते हो, तो फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस की बात करेंगे तो एक बात और बता दूं, आज भी मेरी सेनाओं में, मेरी भारतीय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 33 क्यों है, कम क्यों है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक क्या किया है आपने? तो कुछ देना तो है नहीं, कुछ करना तो है नहीं। इन्फ्लेशन को केटर फॉर करके 2-4 हजार करोड़ बढ़ा देते हो या 2-4 हजार करोड़ कम कर देते हैं। लेकिन आप जिस तरह से सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं और बेशर्माई से मंचों पर, सेना के मंचों पर उटपटांग बातें करते हैं, उससे आपकी पूरी पार्टी। तुहिन सिन्हा, आपकी बारी है, बोलिए। तुहिन सिन्हा, जवाब दीजिए। बजट की बात तुहिन सिन्हा बोलिए। मानक जी, कल मुझे भी दुख हुआ था कि 26 जुलाई के दिन हमने जो है एक राजनीतिक प्रहार किया था। लेकिन क्यों? आप सोचिए इस बात को। 12 मई का आप एक वीडियो देखिए राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने इतनी घिनौनी शब्द कही है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर के द्वारा हम अपने देश की सेना को विभाजित करना चाहते हैं, हम 2 श्रेणियों में बांटना चाहते हैं। और उन्होंने कुछ जातियों का नाम लिया कि ये जाति जो है वो अग्निवीर बनेंगे और जो ऊंची जाति है वो बनेंगे अफसर। जब ऐसी घिनौनी राजनीति विपक्ष करती है, तो कहीं ना कहीं एक सही मौके पर देश को जो है इस राजनीति से आगाह करना बहुत जरूरी
हुई है, और इसलिए देश के समक्ष जो है हमें ये ट्रू पिक्चर जो है रखना पड़ा। आप सोचिए, जो अजय सिंह शहीद थे, उनके पिता के बारे में उन्होंने कितनी झूठ कही थी। उनके पिता ने कहा, और ये स्पष्टीकरण आर्मी से आया है कि 98 लाख जो है शहीद को मिल चुका था अजय सिंह जी को। इसके बावजूद राहुल गांधी आकर झूठ फैलाते रहे कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, सेना का प्रयोग कांग्रेस पार्टी अपनी ओछी राजनीति के लिए नहीं करे, यही मैसेज था कल प्रधानमंत्री के स्पीच का। कारगिल विजय दिवस पर आज पिछले 25 साल से हमने नहीं देखा इनको एक गर्व महसूस करते हुए। यही दुख की बात है। ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस की डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। अनुमा आचार्य, 30 सेकंड आपके। एक बार पहली चीज, कारगिल 18 मार्च से मई तक जो पाकिस्तानी सेना का बिल्डअप हुआ वो कैसे हुआ सरकार को मालूम था, लेकिन उन्होंने डेफर किया क्योंकि उसी साल के अंत में चुनाव होने थे। एक एक मेरे सैनिक की शहादत उस इंटेलिजेंस फेलियर के अन्याय के कारण मैं बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं कर सकती। जो उन्होंने पुलवामा में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर किया, वही कारगिल में हुआ था। और कारगिल नहीं होता, हम मार्च में ही उनको पीछे हटा देते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा सेना का राजनीतिक फायदा उठाती आती आई। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, अनुमा जी 1 सेकंड, अनुमा जी 1 सेकंड, अनुमा जी 1 सेकंड, अनुमा जी 1 सेकंड। इनकी सरकार हो। एक बात, दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूं कि ये जो अग्निपथ स्कीम लाके लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री ने कल झूठ बोला कि ये सेना की स्कीम थी। भाई, सेना की प्रयोग वाली स्कीम होती है। मैं पायलट प्रोजेक्ट की एक उदाहरण हुआ आपके सामने। महिला अधिकारी जब आए थे तो 5 साल के लिए उनको प्रयोग के तौर पर लिया गया था। अग्निवीर को क्या कहेंगे? क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? जैसे हम अपने जवान को पूर्व सैनिक कहते हैं, या हम कहते हैं ये 74 फलाना आरआर रेजिमेंट का है, या ये 5 गोरखा रेजिमेंट का है, ये 18 इसका हमारा पूर्व सैनिक है या हमारा सैनिक है। इनको क्या बोलते हैं? ये फलानी रेजिमेंट का अग्निवीर है। अरे, अग्निवीर को तो आप कोई नाम नहीं दे सकते। ओके, लेकिन 1 सेकंड, आपने जो पहले बात कही, अनुमा जी 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए प्लीज, 1 सेकंड। आपने जो पहले बात कही, आप ये इतना गंभीर आरोप किस आधार पर लगा रही हैं कि करगिल में मार्च में घुसपैठ हो गई थी और जानबूझकर तब की वाजपेयी सरकार ने फौजी कार्रवाई 2 महीने के लिए टाल दी क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले थे? किस आधार पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं? मानक जी, इन्होंने प्रमाणित कर दिया है। मानक जी, बहुत दुख के साथ मुझे क्या कहना पड़ रहा है कि आज फिर उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि इनकी भाषा एक विंग कमांडर। तुइन, आपको मौका दे रहा हूं 1 सेकंड, तुइन अभी मौका दे रहा हूं 1 सेकंड, तुइन अभी मौका दे रहा हूं आपको, पहले उनको बोलने दीजिए। बोलिए विंग कमांडर, बोलिए। देखिए, हमारी सेनाओं का जो खुफिया तंत्र है अंदर का, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर बंकर बन जाते हैं पाकिस्तानी सेना के, जो इतने पास में, जो हमारे नेशनल हाईवे को देख सकते हैं, वो कैसे होता है? हमारी सेनाएं ये रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन जब तक उस गडरिये ने नहीं कहा, तब तक, चूंकि वो अब ओपन में आ गई थी, तब उस पर कार्रवाई हुई। और उसी साल चुनावों की तारीख देखिए, सितंबर की चुनाव की तारीख है। तो मैं ये कह रही हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अंदेशा भी है और ये सब्सटैंशिएट करता है चुनावों की तारीख के साथ कि हमारे इतने जवानों की शहादत, हमारे देश की सेना पर राजनीति, ये सब तो इन सेना आपकी बार ये बोलिए, तो इन सेना बोलिए। और ताबूत घोटाला, और ताबूत घोटाले की भी बात करूंगी कि उस ताबूत घोटाले का क्या परिणाम हुआ। उनकी भाषा देखिए मानक जी, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि बार बार विंग कमांडर जो है अनुपा आचार्य ये साबित कर देती हैं कि उनकी भाषा एक एक्स सर्विस पर्सन की नहीं है। देखिए, अभी वो कह रही है कि उनको उनका निजी अंदेशा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो कह रही है मार्च से बिल्डअप शुरू हो रहा था। आप इतिहास में जाइए मानक जी, आप इतिहास में जाइए। विंग कमांडर अनुपा आचार्य कह रही है कि मार्च से बिल्डअप हो रहा था। ये अचानक अप्रैल 20 के लगभग सरकार गिरी है, तब तक कोई किसी को अंदेशा नहीं था कि मिड टर्म इलेक्शन होगा। ये क्या फालतू बातें कर रही है? देश को बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी आपके शो पे। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों लाखों लोगों की जान गई है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के द्वारा। उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिन्होंने रातों रात 1 जनवरी 1948 को पूरा कश्मीर का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले कर दिया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वो नहीं होता तो अगले साल जो है भारत की सेना पीओके को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती। ओके, ऑलराइट, ओके, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए। अब डिबेट में कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से कोई रिटायर्ड प्रवक्ता हो भी एक राजनीतिक दल का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफेंस का मुद्दा डिबेट में ना उठे।